हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है वी मैथ्स पर। तो 3 चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। आज से हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इसका कंप्लीट कंसेप्ट जानेंगे। उसके बाद कल से हमारा जो है इसके क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसके अप्रोक्स हम लोग 50 to 60 क्वेश्चंस अप्रोक्स जो है हम इसके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फिर अभी तक आप लोगों ने ये नहीं बताया है कि क्या हम संडे को वो प्रैक्टिस वाला जो सेशन है अपना रखें, या फिर मंडे टू संडे जो हम लगातार 7 दिन अपनी यही चीज़ें चलते रहें कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप एक बार कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बता देना कि मंडे टू सैटरडे हम लोग ये कर लें और संडे से हम लोग बेटा अपना जो है प्रैक्टिस सेशन शुरू करें, जो कि 20 क्वेश्चंस का सेट होगा हमारा। हो सकता है अगर 20 का हमें छोटा लगेगा तो हम 40 क्वेश्चंस का भी कर सकते हैं। तो उसमें मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे हमारे। ठीक है, उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे जो कि एनटीएससी में आए हैं या फिर ओलंपियाड में आए हैं, तो उस लेवल के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना कंसेप्ट शुरू करते हैं आज। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो अभी जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था वो हमने बेटा पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो ये वही चीज़ है। अब इसमें देखो बेटा फ़र्क क्या है कि वहाँ हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ के आए थे कि 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहला मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप मुझे ये बताइए कि लीनियर इक्वेशन है तो उसमें डिग्री कितनी होती है, बताइए। सेकंड चैप्टर आपने पढ़ा है ना पॉलिनोमियल्स वाला, तो ऑब्वियसली आप हर बच्चा भी ये बता देगा कि सर जिसकी डिग्री 1 होती है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। फिर सर इक्वेशन क्या होती है, अगर इक्वल टू इसको किसी भी कांस्टेंट के इक्वल डाल देते हैं, जीरो के इक्वल डाल दोगे तो वो इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ हम पढ़ने वाले हैं पेयर क्या होता है। देखो बेटा, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, पेयर क्या कहता है हमें, पेयर हमें कहता है कोई भी दो चीज़। अब देखो कि x और y का पेयर, y और z का पेयर। तो वहाँ देखो अपने याद हो अगर आपको, तो ऑर्डर्ड पेयर भी एक चीज़ पढ़ी थी कि जब उसका सॉल्यूशन आता है तो ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं हम लोग x और y। ठीक है, पेयर मतलब दो चीज़ें। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट चीज़ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ये चीज़ होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो बेटा मैं अगर आपको ये दिखा दूं, मैं मान लो आपके सामने एक इक्वेशन लिख रहा हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये क्या है मेरी, आप कहेंगे सर ये 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशंस आपने लिखी हुई है। फिर मैं इधर आपके सामने लिख दूँ 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, आप कहोगे सर आपने एक इक्वेशन और लिख दी। तो बेटा जब इन दोनों को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे तो उस केस में हम लोग उसको कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, की दो लीनियर इक्वेशंस हैं जिनका पेयर कहलाता है। और आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो 2 वेरिएबल है, मतलब आपके पास मान लीजिए आपके पास 2 वेरिएबल है एक्स और वाई। ठीक है, तो 2 वेरिएबल में कोई भी लीनियर इक्वेशन लिखिए। देखो अब जैसे पहली वाली इक्वेशन है वो आपके सामने लिखी हुई है एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई वेरिएबल उसके अंदर है। सेकंड इक्वेशन में भी वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई है। तो जब आपके सेम दोनों वेरिएबल होंगे दो इक्वेशंस में, उनका जब आप पेयर देखोगे, स्टडी करोगे एक साथ, तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से सिखाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल आप ये ले लीजिए कि सपोज आप एक मेले में चले गए। ठीक है, मैंने बोल दिया आप एक मेले में चले गए हैं। वहाँ पे जाके आप क्या करते हो, देखो अब आप ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। मैंने बोला कि बेटा आप एक मेले में गए हो, ठीक है, एक फेयर में आप चले गए हो। वहाँ पे आप झूला झूलने जाते हो। ठीक है, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, उससे देखना हम इक्वेशन पे कैसे आएंगे। ठीक, तो आप झूला झूलने जाते हो, प्लस दूसरा है कि आप वो जो निशाना लगा के गन्स के साथ हम लोग मारते हैं, बैलून फोड़ते हैं, एक वो गेम खेलना चाहते हो आप। ठीक है, अब मैंने आपको स्टेटमेंट बोली ऐसी कि जो आप झूला झूलते हो, जो ध्यान से सुनना, जो आप झूला झूलते हो वो उसका हाफ है कि आप उसके हाफ नंबर ऑफ शॉट्स मार रहे हो। मान लो कि सपोज आप जो है 10 बार झूला झूलने जाते हो, आपने 10 झूलों पे झूला झूला। ठीक है, या फिर एक ही झूले पे 10 बार झूला झूला, तो आप 5 बार मैं आपको चांस देता हूँ कि आप गन वाला गेम जो है खेल लो। ठीक है, ये एक मेरी स्टेटमेंट है कि जो झूला जितनी देर आप झूलते हो, जितनी बार भी आप झूलते हो, उसका हाफ नंबर ऑफ टाइम्स आप गेम खेलते हो गन वाला। ठीक है, यहाँ से आप एक इक्वेशन बना लोगे। चैप्टर नंबर 3 आपने पढ़ा है कि जो लीनियर इक्वेशंस होती है वो कैसे बनती हैं। ठीक है, यहाँ से आपने एक बना लोगे। सपोज करो कि मैं आपको ये लिख के दे दूं कि x मैंने मान लिया कि मेरा झूला झूलने वाला चीज़ है।
कि मैं x नंबर ऑफ टाइम्स झूला झूलता हूँ, उसको मैं x से डिनोट कर रहा हूँ, y को मैं डिनोट कर रहा हूँ गेम से, ठीक है। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन कैसे बेटा बन के आएगी, देखिए मैं पेन चेंज कर देता हूँ इसमें, मेरी इक्वेशन बन के आएगी, आपने क्या बोला है सर, सर आपने बोला है कि जितनी बार झूला झूलता हूँ वो डबल है जितनी बार गेम खेलता हूँ, या फिर जितनी बार मैं झूला झूलता हूँ उसका हाफ है जितनी बार मैं गन चलाता हूँ। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा x इज इक्वल टू 2 टाइम्स वाई, ठीक है। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एक्स। x जो है मेरा झूला झूलना है, ठीक है, मैं इसको स्विंग से लिख देता हूँ, और यहाँ मैं इसको गन लिख देता हूँ, गेम लिख लो या फिर आप, ठीक है। झूला झूलना को मैं लिख रहा हूँ बेटा x, गन को मैं लिख रहा हूँ, गेम को मैं लिख रहा हूँ y। तो मैंने पहली स्टेटमेंट की कि आप जितनी देर झूला झूलते हो जितनी बार, उसका आधा टाइम आप गेम खेलने जाते हो। तो देखो मैंने आपके सामने क्या बना दिया, इक्वेशन बन गई यहाँ से मेरी। तो इसी इक्वेशन को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो सर। फिर मैं दूसरी स्टेटमेंट देखो आपको क्या देने जा रहा हूँ कि झूला झूलने के लिए आपकी टिकट लगती है 5 रुपये, ठीक है, और गेम खेलने के लिए आपकी टिकट लगती है 3 रुपये, ठीक है, ध्यान से सुनना। झूला झूलने के लिए आपकी टिकट लगती है 5 रुपये और गेम खेलने के लिए आपकी टिकट लगती है 3 रुपये एक बार के लिए, ठीक है। और टोटल आपने 30 रुपया खर्च किया उसके अंदर, कितना खर्च किया, 30 रुपया। तो मुझे बताओ आपने कितनी बार झूला झूला या फिर कितनी बार आपने गेम खेला। ऐसे आपके सामने क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आप कहोगे कि झूला झूलने के लिए, देखो फिर एक चीज करते हैं, 3 रुपये 5 रुपये लगती है झूला झूलने के लिए, तो टोटल टाइम लगेगा इसका 5x, टोटल इसका जो प्राइस लगा 5x, प्लस में गेम खेलने के लिए 3 रुपये बोला था तो वो हो गया 3y इज इक्वल टू टोटल रुपये कितने थे आपके पास, 30 रुपये थे सर। तो देखो दूसरी इक्वेशन मेरे पास यहाँ से आ गई, फर्स्ट ये आ गई। जब इन दोनों का मैं इन दोनों को यूज करके मैं x और y की वैल्यूज निकालूंगा, इसी दोनों को जो है ये पेयर में हो गई, इसी चीज को बेटा हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ठीक है। आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, इसमें दिया हुआ है एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन और कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी। देखिए इसके बारे में जो है मैं आपको अभी देखिए बेटा इसके बारे में हम अभी डिस्कस कर लेंगे। इसमें हम लोग क्या कहना चाहते हैं, अब देखो मैं आपके सामने इसको ओपन कर देता हूँ एक बार। इसमें लिखा हुआ है ग्राफिकल मेथड बताइए, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहली एक चीज़ आपके सामने ये लिखी हुई है, मैंने लिख रखी है एडवांस में कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। ये क्या पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था, ये होती है सर जनरलाइज्ड फॉर्म किस चीज़ की, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल की, ठीक है। जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 b नॉट इक्वल टू 0 ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है अब आप बताएंगे मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा क्यों ज़रूरी है। मैंने आपको पूरे 3rd चैप्टर में कई बार इस चीज़ को डिस्कस किया था, यहाँ आप कमेंट करके बताना कि a और b नॉट इक्वल टू 0 होना क्यों ज़रूरी है। आपको हिंट दे देता हूँ कि अगर 0 हो जाता है तो वेरिएबल क्या हो जाएगा, क्या वो 2 वेरिएबल रहेंगे, इतना मैंने आपको हिंट दे दिया, ठीक है। इसी चीज़ को देखो मैं यहाँ पिछले चैप्टर में नहीं बताया था, यहाँ बता देता हूँ। इसी चीज़ को बेटा हम लोग ऐसे भी वो करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। अगर a नॉट इक्वल टू 0 है और b नॉट इक्वल टू 0 है, इसी चीज़ को हम लोग बेटा ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब a भी 0 नहीं होगा b भी 0 नहीं होगा, अब वो आप कह सकते हो सर, हो सकता है सर a नेगेटिव हो या हो सकता है सर b नेगेटिव हो। तो सोचो बेटा अगर नेगेटिव भी होगा तो उसका जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव बन जाएगा, समझ रहे हो आप। तो उस केस में क्या वो 0 देगा, 0 नहीं देगा सर मेरा उनका सबमिशन, ठीक है, इतना आप याद रखना यहाँ से। तो इसी फॉर्म में जब इक्वेशंस होती हैं, मान लो मेरे पास लिखी हुई है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड मेरे पास लिखी हुई है बेटा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जब ऐसे दो पेयर्स मेरे को दे देंगे और मुझे उन दोनों को सॉल्व करके मैं x और y की वैल्यूज निकालता हूँ, तो उसी कंडीशन को बेटा हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब ग्राफिकल वाली बात करते हैं। देखो इसमें बेटा 3 चीज़ें होती हैं। अब आप एक चीज़ बताइए, अब देखिए जैसे कि मैंने मान लिया कि मेरे पास, अब हमने उस चैप्टर में सीखा था कि हमारे पास एक कोई भी लाइन है। देखो मेरे पास एक लाइन है, ये मान लो मेरी एक लाइन आ गई, ठीक है, ये मेरी लाइन है। क्या सीखा था कि जब लीनियर इक्वेशन होती है, जो लीनियर वाली लाइन होती है इक्वेशन वाली, वो स्ट्रेट लाइन होती है। पहली चीज़, एक लाइन मेरे पास ऐसी आ गई और सपोज करो एक लाइन मेरे पास ऐसी आ गई,
इसको मैं बोल रहा हूँ L1, इसको मैं बोल रहा हूँ L2। तो देखिए जब भी आपके पास दो लाइनें होंगी या आपके पास दो पेयर्स होंगे तो आपके तीन ही केस पॉसिबल होते हैं बेटा। तीन केस कौन से होते हैं? फर्स्ट आप कहोगे कि ये देखो ये दो लाइनें हैं, मैं आपको पेन से दिखा देता हूँ। आप सपोज करिए कि ये आपके पास दो लाइनें हैं, ठीक है, एक लाइन आपके पास ये है, एक लाइन बेटा आपके पास ये है। तो ये लाइन टोटल जो है तीन तरीके से एक साथ आप आपस में वो कर सकते हैं। देखिए कैसे, क्या ये लाइन, एक तो ये हो सकता है कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, एक दूसरे को काटते हुए जा रही हो। जब एक दूसरे को ये काटेंगी, एक दूसरे से इंटरसेक्ट कराएंगी, तो मैक्सिमम कितना पॉइंट देंगी वो? तो आप कहोगे सर इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे कर सकती है। ये लाइन ऐसे गोल तो घूम नहीं रही है, कर्व तो हो नहीं रहा है इसके अंदर, स्ट्रेट लाइन है ना, लीनियर की है तो बेटा स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये आपका इंटरसेक्ट कर गया। देखिए इंटरसेक्ट करेगी तो मैक्सिमम एक पॉइंट पे करेगी। पहला केस आपका ये बन के आ गया आपके सामने, ठीक है। सेकंड केस देखिए आपसे मैं डिस्कस करता हूँ। तो सेकंड केस बेटा आपका ये है कि हो सकता है ये लाइनें से पैरेलल चल रही हो, ये कहीं पे भी मिले ही ना। दूसरी चीज़ ये कहीं, अब ये थोड़ी सी भी ऐसी हो गई तो देखो ये आगे जाके एक जगह इंटरसेक्ट कर गई, फिर वही चीज़ हो जाएगी कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई सर। दूसरा केस है कि ये कहीं भी मिलेंगी नहीं, ठीक है, ये पैरेलल चलती रहेंगी, आगे चलती रही पैरेलल हो गई, ठीक है। थर्ड केस है कि आप में से एक बच्चा बोलते हैं कि हो सकता है ना सर कि एक से ज़्यादा पॉइंट पे ये लोग मिल रही हो। तो एक से ज़्यादा पॉइंट पे एक लाइन कब कैसे मिलेगी स्ट्रेट लाइन? तो जब वो लाइन उसके ऊपर ओवरलैप कर रही होगी या फिर उसके ऊपर कोइंसाइड कर रही होगी, जहाँ से ये लाइन जा रही है वहीं से ये लाइन जा रही है। देखिए छुप गया ना पीछे, ठीक है। तो एक से ज़्यादा कहाँ होगी? या तो मैक्सिमम एक पॉइंट पे करेगी, और एक से ज़्यादा अगर उस लाइन को करना पड़ेगा बेटा, तो एक स्ट्रेट लाइन कभी भी एक लाइन को दो पॉइंटों पे तो काट नहीं सकती, एक ही पॉइंट पे काट पाएगी ना। एक से ज़्यादा होते ही वो उस पर कोइंसाइड कर जाएगी, कोइंसाइड करते उसके बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन हो जाएंगे, उसका हर पॉइंट उस पर सेम पड़ेगा, ठीक है। इसी चीज़ को मैं आपके सामने यहाँ पे दिखा देता हूँ कि तीन पॉसिबिलिटी है आपकी, या तो वो इंटरसेक्ट करेगी, या फिर वो पैरेलल रहेगी बेटा, और तीसरी चीज़ है वो कोइंसाइड कर जाएगी। सॉरी, ये तीन पॉसिबिलिटीज आपके पास निकल के आती हैं। तो ग्राफिकल देखिए हम इसको देख लेते हैं। मैंने आपको कोशिश करी है कि आपको पेन से समझाया कि कैसे ग्राफ बनेंगे इसके, ठीक है। अब देखिए आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है y इज इक्वल टू एक्स बाई टू और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ बेटा तो इसकी मैं कैसे लिख देता, इसको मैं इसको लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 2y, और इसी चीज़ को मैं लिख दूँ x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरा कितना आ गया, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब देखिए इसका अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊँ आपके सामने, तो मैंने आपको थर्ड चैप्टर में ग्राफ बनाना सिखाया था। अगर यहाँ भी बनाते हैं x और y, तो देखिए अगर मैं x को 0 ले दूँ तो y की वैल्यू मेरी क्या निकल के आई? मैंने इसको यहाँ x को 0 लिया तो मेरा यहाँ y कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 0 आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए लिख रहा हूँ मैं। देखिए ये मेरी है फर्स्ट और ये मेरी है सेकंड, तो मैंने ये फर्स्ट के लिए लिखा है, ठीक है। फिर मैं अगर आपसे बात करूं तो x को मैं अगर y को अगर मैं 1 ले लूं तो x मेरा कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 2 आ जाएगा। तो 2 पॉइंट मेरे लिए इनफ है। तो यहाँ अगर मैं ड्रॉ करने जाऊँ बेटा तो 0 0 मेरा कहाँ आया? आप कहोगे 0 0 सर ये आया। 2 1 क्या आएगा? 2 यहाँ है और 1 यहाँ है मान लीजिए। तो ये मेरी जो लाइन आ गई, मान लो मेरी एक ऐसी लाइन आ गई बेटा स्ट्रेट, ठीक है। ये मेरी आ गई 2 और 1, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब इस लाइन के लिए, अब सेकंड लाइन के लिए हम लोग जब भी बनाएंगे तो वही आप एक काम करिए। अब देखो मैं सेकंड के लिए जब इसको लिखने जा रहा हूँ, ग्राफ बनाऊंगा जब इसका, तो सेकंड में मैं क्या करूँगा बेटा, x है ये y है, मैंने x को 0 लिया तो y मेरा 5 निकल के आ गया। तो x 0 y 5 मतलब ये इक्वेशन यहाँ बनेगा, ये पॉइंट 0 और 5। अब देखिए मैं x को मैं 2 लेने जा रहा हूँ, ठीक है। x को अगर मैं 2 लेता हूँ, या फिर मान लीजिए मैं y को 2 लेता हूँ, मैंने y को 2 ले लिया, y को मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया बेटा। x मेरा कितना आ जाएगा, तो 4 2 8, ये जाके 12 बनाएगा तो 4 आ जाएगा। तो मेरा 4 और 2 आ गया। तो x की तरफ हम लोग 4 चलेंगे, y की तरफ हम लोग 2 चलेंगे, तो यहाँ कहीं हमारा जो है 4 और 2 आ जाएगा। इसमें देखिए x की जगह 4 रखिए तो y 2 आ जाएगा। तो ये पॉइंट जो है 4 2, ये की लाइन हो गई। तो देखिए यहाँ पे भी अगर आप x की जगह 4 रखेंगे तो y आपका 2 आ गया निकल के। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखिए बेटा, जब आपने इक्वेशंस को सोल्व किया, आपने दो इक्वेशंस बनाई, दो इक्वेशंस के आपने ग्राफ बनाए, यहाँ हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं।
हो सकता है आपको लगे कि सर अभी इसमें इसकी हमें ज़रूरत क्या है, लेकिन इसका आइडिया आपको क्यों होना चाहिए वो मैं बताऊंगा अभी आगे। तो जब आपने इसका ग्राफ बनाया बेटा, तो एक लाइन जो है सीधी ऐसे चली गई, पॉइंट उसके 0,5 हो गया, 4,2 हो गया। दूसरी लाइन आपकी उधर से आई। तो आप एक चीज़ देखिए, क्या ये 4 और 2 जो है आपका 4,2, ये आपका एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आया बेटा। क्या निकल के आया कि ये ऐसा पॉइंट है, देखिए पेन से मैं आपको समझाता हूँ। ये ऐसे एक लाइन ऐसे आ रही थी, एक ऐसे जा रही थी, तो ये एक ऐसा पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना बेटा जहाँ ये मिल रही है, ये है इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं जहाँ पे वो क्रॉस कर रही होगी उसको। तो वो जो है यहाँ पे हमारा सामने निकल के आया 4,2। तो ये जो 4 और 2 है ना, यही कहलाता है कि ये इसका सॉल्यूशन है। जो पेयर हुआ ना, ये पेयर हुआ लीनियर इक्वेशंस का, इसका सॉल्यूशन निकल के आया 4,2। मतलब कि आप x की वैल्यू को 4 और y की वैल्यू को 2, दोनों इक्वेशन में से किसी में भी आप पुट कर लो तो वो आपकी सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। ठीक है, ये हो गया आपका इंटरसेक्शन का केस। अब नेक्स्ट देखते हैं इस केस में आपका क्या निकल के आता है। मैं आपको, देखो ये भी आपका एक होमवर्क है बेटा, इसका ग्राफ आप घर पे बना के देखेंगे। देखो इसकी अगर मैं इक्वेशन लिख दूं तो आपके सामने आए। देखो इसमें स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी बच्चा है, स्टेशनरी शॉप पे गया, उसने 2 पेन खरीदे, 3 इरेजर खरीदी 9 रुपए में। ठीक है, फिर दूसरा बच्चा जो है वो गया, उसने 4 पेन लिए और 6 इरेजर लिए बेटा 18 रुपए में। ठीक है, अब ग्राफ बनाइए और बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कि आप इरेजर और पेंसिल का जो है पेन का वो बताइए कि चार्ज कितना होगा। ठीक है, कि किस रेट में वो मिल रही थी। तो इसकी इक्वेशन लिखूँ अगर मैं, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब इसका आपको क्या करना है बेटा, घर जाके इसका आपको ग्राफ बनाना है। इसका क्या करना है आपको, एक मिनट, इसका आपको बेटा बनाना है ग्राफ। ठीक है, उसके बाद इसका ग्राफ बना के आप क्या करोगे, आप ये बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, इसका आप मुझे सॉल्यूशन देंगे क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। बाकी मैं इसका ग्राफ आपके सामने बता देता हूँ। ये जो आपका केस बेटा बन रहा है ना, ये आपका केस कोइंसाइड का बनेगा कि आपकी दोनों ही लाइनें जो है ना एक दूसरे के ऊपर ही आएंगी। मान लो आपकी लाइन अगर ऐसी आ रही तो एक दूसरे के ऊपर आएंगी, वो कोइंसाइड कर रही होंगी। ठीक है, वो कोइंसाइड कर रही होंगी। फिर थर्ड केस हम देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। थर्ड केस, अब आपको इसका भी बेटा घर पे बैठ के क्या करना है, आपको इसका ग्राफ बना के देखेंगे आप। ग्राफ बना के देखना है इसका बेटा, जो आपका ग्राफ निकल के आएगा, इसका ग्राफ आपका निकल के आ जाएगा कि ये दोनों लाइनें, मान लेते हैं कि एक लाइन अगर ऐसे गई है ना, तो दूसरी लाइन इसके पैरेलल जाएगी, दूसरी लाइन इसके पैरेलल जाएगी। ठीक है, अब इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या निकल के आया, जब इंटरसेक्ट किया तो क्या निकल के आया, सर आपने कहा था एक इंटरसेक्शन पॉइंट हो सकता है, तो बेटा इसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होगा। कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब कि उसका एक सॉल्यूशन आया। अब जब कोइंसाइड कर रही है तो सर इसके, सर ये एक दूसरे के ऊपर ही है, तो हर पॉइंट इनका सेम सेम होगा सर, दोनों लाइनों का। अगर हर पॉइंट बेटा इनका दोनों का सेम होगा, तो इस केस में मेरा बेटा क्या निकल के आएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड केस, जब कोई भी दो लाइनें पैरेलल चल रही हैं, क्या वो कभी भी कहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी सर, पैरेलल लाइन कभी कहीं नहीं मिलती। तो इस केस में बेटा जो आपका होता है वो होता है आपका नो सॉल्यूशन। इतना आपका क्लियर हुआ। अब आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट, तो उसमें क्या होता है वो आप मुझे देख लीजिए थोड़ा सा, सॉरी। देखो बेटा, तीन चीज़ें होती हैं आपके पास, या तो आपका यूनिक सॉल्यूशन है, कब होगा, जब इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, या फिर आपका नो सॉल्यूशन है, कब होगा, जब आपकी पैरेलल लाइंस होंगी, या फिर आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, वो कब होगा, जब सर मेरा कोइंसाइड कर रही होंगी। ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, जब आपका नो सॉल्यूशन निकल के आता है ना बेटा, ध्यान से देखिए, जब आपका नो सॉल्यूशन होता है, ये किस केस में होगा, जब पैरेलल लाइन होंगी। कौन सी लाइन होगी, पैरेलल लाइंस होंगी। तो नो सॉल्यूशन वाले केस को ही उस पेयर, जो पेयर ऑफ इक्वेशन होता है, सॉल्यूशन किसका आएगा, दो इक्वेशंस के पेयर का आएगा। एक इक्वेशन है फिर दूसरी इक्वेशन है, इन दोनों का जब मैं पेयरिंग करेंगे तब इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकलता है, उस केस में हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन आया इसका। तो उस केस में जो वो पेयर होगा वो इनकंसिस्टेंट पेयर होता है आपका, इनकंसिस्टेंट पेयर। ठीक है, फिर दूसरा आपका निकल के आ जाता है, या तो आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे,
या फिर आपके यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इन दोनों ही केस में देखो आप कहोगे कि एक ना एक सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, तो निकल के आ रहा है तो बेटा इनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कब होगा सर? जब बेटा कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट मतलब उसका सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, या तो इनफाइनाइट होगा या यूनिक होगा, ठीक है। अब अगर इनफाइनाइट हुआ तो इसको बेटा बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट पेयर, तो ये डिपेंडेंट पेयर होता है। अब देखो जिसके बहुत सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं तो वो एक दूसरी लाइन पे डिपेंड है ना, एक लाइन दूसरी पर डिपेंड है ना, तो इसलिए उसको बोलते हैं डिपेंड। वो कंसिस्टेंट तो होता है लेकिन वो डिपेंडेंट पेयर होता है बेटा आपका, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करने जाएं, वो क्या बताया मैंने आपको 3 सिनेरियो बताए बेटा। पहली चीज इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरी पैरेलल लाइंस, तीसरी कोइंसाइड करेंगी, ठीक है। हाँ तो मैंने देखो क्या बताया आपको, 3 चीजें बता दी। पहली जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरी जो है बेटा पैरेलल लाइंस, तीसरी कोइंसाइड करेंगी जो, ठीक है। अब जब पैरेलल होंगी तो क्या होगा? कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा सर मेरा, क्यों? क्योंकि वो कहीं भी नहीं मिलेंगी तो सर सॉल्यूशन नहीं आया तो क्या होगा? तो बेटा आपका हो जाएगा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड चीज मैंने आपको बताई कि जब भी वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, वो हो जाएगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। थर्ड चीज जो है क्या था? कोइंसाइड करेंगी, मतलब कि वो एक दूसरे पे डिपेंड भी कर रही हैं, तो वो कंसिस्टेंट जरूर है लेकिन उसको डिपेंडेंट पेयर के नाम से बुला दिया जाता है कई बार। तो ऐसा कई बार हो सकता है आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि डिपेंडेंट पेयर कौन सा सॉल्यूशन होता है, ठीक। यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया चैप्टर का। अब हमसे बात करता है ये कि एल्जेब्रिक कंडीशंस क्या होती है। देखो ग्राफिकल कंडीशन मैंने आपको बता दी क्या होती है, अब एल्जेब्रिक कंडीशंस की हमारे सामने बात कर रहे हैं। तो देखिए बेटा आपकी इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दो आपकी इक्वेशन होगी, ये आपका पेयर हो गया लीनियर इक्वेशंस का। यहाँ पे देखिए a1 और b1 नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए, ठीक है। यहाँ a2 b2 नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। अब देखिए आपको एक चीज़ और बताई थी मैंने, यहाँ इस चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, और बेटा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, कि इसके कोफिशिएंट 0 नहीं होने चाहिए। 0 क्यों नहीं होने चाहिए सर? 0 इसलिए नहीं होने चाहिए बेटा कि अगर एक भी 0 हो गया इनमें से, अगर एक भी 0 हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन तो होगी लेकिन ये 2 वेरिएबल में ना रह के 1 वेरिएबल में हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके कैसे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन मैंने अभी आपको क्या समझाया था, यूनिक सॉल्यूशन होता है और नो सॉल्यूशन होता है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होता है। ग्राफ आपने देख लिया, जब भी लाइन इंटरसेक्ट करी तो यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल चली आपने ग्राफ डिजाइन किया तो पैरेलल चली तो नो सॉल्यूशन, कोइंसाइड कर गई एक दूसरे के ऊपर तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यहाँ हम देखेंगे, अब देखिए बेटा पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कभी भी तो उस केस में आप ग्राफ बनाने बैठेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उस केस में हमारी जो एल्जेब्रिक कंडीशंस होती हैं ये हमें बेनिफिट देती हैं कि हम इक्वेशन को देख के, डायरेक्ट देख के हम बता सकते हैं कि इसमें इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या फिर कोइंसाइड करेगी। तो वो कंडीशंस अब हम यहाँ देखने जा रहे हैं। तो उस कंडीशंस में क्या होता है बेटा, देखिए अब आपको ये इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना होता है, a1 बाई a2, कोमा लगा देता हूँ, b1 बाई b2, c1 बाई c2। आप क्या करिए कि जो x के साथ कोफिशिएंट पहली का है और x के साथ कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन का है, दोनों को अपॉन में लिख लीजिए। तो a1x था, a2x था, तो a1 बाई a2, फिर b1 बाई b2 और फिर c1 बाई c2। अब आपको इन तीनों चीज़ों को जो है बेटा चेक करना है, ठीक है। अगर आपका, मैं देखिए दूसरे उससे लिख देता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, अगर आपका a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, अगर आपके तीनों ही कोफिशिएंट आपके इक्वल आ गए तो आपका बेटा जो सॉल्यूशन होता है ना वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब कि वो लाइन कोइंसाइड करेगी ही करेगी एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। सेकंड चीज बेटा आपकी क्या निकल के आ जाती है कि अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ जाए, कि अगर a1 बाई a2 है और b1 बाई b2 इक्वल ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि उसका आपका यूनिक सॉल्यूशन निकल के आएगा कि वो इंटरसेक्ट करेगी कहीं ना कहीं, वो इंटरसेक्ट करेगी कहीं ना कहीं तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा।
और बेटा आपका लास्ट केस होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो जाता है बट नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाता है, उस केस में बेटा वो कहता है कि वो पैरेलल होंगी। पैरेलल होंगी तो सॉल्यूशन कैसा होगा? नो सॉल्यूशन होगा सर। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट का रेशो y के कोफिशिएंट के रेशो के बराबर हो जाए अगर, और वही कांस्टेंट का कोफिशिएंट का रेशो हो जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कोइंसाइड करेगी। अब x के कोफिशिएंट का रेशो y के कोफिशिएंट का रेशो बराबर ना हो अगर आपस में, तो आपको तीसरा चेक भी नहीं करना, वो आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्ट कर रही होगी। थर्ड केस है x के कोफिशिएंट का रेशो और y के कोफिशिएंट का रेशो बेटा वो सेम हो जाए और कांस्टेंट वाला सेम ना हो तो पैरेलल होती है, तो नो सॉल्यूशन होगा आपका। ठीक है, अभी मैंने एक इसमें पिक्चर लगा दी है, एनसीईआरटी से हमने इस चीज़ को उठाया था। देखिए, तो एनसीईआरटी में गिवन है प्रॉपर, तो देखो आपके सामने दिया हुआ पेयर ऑफ लाइंस, ये आपकी एक लाइन है, ये वन है। ठीक है, यहाँ a1/a2 जब आप करोगे तो वो 1/3 आया, b1/b2 -2/4 आया, c1/c2 0 आया। तो देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। ठीक है, अभी मैंने बताया था जब इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा आपका? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी सर, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मेरा निकल के आएगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन आएगा। जब तीनों ही देखो इक्वल हो जाएंगी बेटा तो कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये भी अभी बताया था। और जब पहली दो इक्वल होगी तीसरी इक्वल नहीं होगी, मतलब ये पैरेलल है, पैरेलल के केस में नो सॉल्यूशन मेरा निकल के आ जाएगा। ठीक है, होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। एक चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है, जब भी क्वेश्चन करेंगे तो आप जो कांस्टेंट वाली टर्म है ना बेटा, उसको इक्वल टू के हमेशा लेफ्ट में ही रखना, जहाँ पे x और y लिखे हुए हैं सब चीज़ों को एक तरफ ले आओ, फिर उनके कोफिशिएंट्स का रेशो देखना आप। ठीक है, इससे आपकी कभी गलती नहीं होगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास पॉइंट है बेटा सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल अलजेब्रिकली बाय सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। हमारे पास तीसरी चीज आ गई है ये। ठीक है, देखिए तो अभी हम यहाँ क्या देखेंगे बेटा, हमें सॉल्यूशंस निकालना है दोनों इक्वेशंस का। तो उसके हमारे पास ना टोटल 3 मेथड्स होते हैं जो एनसीईआरटी में 10th में गिवन है हमारे पास। एक सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, एक एलिमिनेशन का मेथड दिया हुआ है, एक हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का दिया हुआ है। लेकिन बेटा केवी ने जो है हमें डिफाइन जो किए हैं वो दो ही किए हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। अगर आप लोग कहोगे, अगर आप चाहते हो कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी मैं सिखा दूँ, तो उस केस में आपको एक काम करना है, कमेंट सेक्शन में जाके आप उस चीज़ को कमेंट करके बताना है कि सर आप हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला भी सिखा दीजिए, तो मैं उसके लिए एक अलग से सेपरेट छोटी सी वीडियो बना दूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ देखेंगे, हमें निकालना है बेटा सॉल्यूशन। तो फर्स्ट मेथड जो हमारा है वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन का मेथड। ठीक है, कैसा मेथड? सब्स्टिट्यूशन का। जैसे कि नाम ही हमें सजेस्ट कर रहा है कि हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, मतलब उसको बदलना है उस केस में। तो यहाँ देखिए मैं आपके सामने मैंने दो इक्वेशन लिख रखी है। पहली इक्वेशन है मेरी 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, दूसरी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो अब देखिए आप इजी कौन सी लग रही, मैं देखो मैंने आपको सेकंड इक्वेशन यहाँ से उठाई, मैंने लिखा x की वैल्यू हो जाएगी मेरी 3 माइनस 2y। x की वैल्यू क्या आ गई? 3 माइनस 2y। अब मैं इस x की वैल्यू मेरी y के रेस्पेक्ट में आ गई। अब इस पूरी x की वैल्यू को उठा के बेटा मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो इसको बोलेंगे कि हमने x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, इसलिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जब इसको आप पुट करोगे, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, पुट इन फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा? 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। इधर हो गया माइनस 29y, इधर हो जाएगा 21 में से उधर जाके माइनस 21 हो जाएगा, तो माइनस में 19 आ जाएगा आपका। तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 19/29। ठीक है, अब देखो y आपने निकाल लिया। अब यहाँ देखिए मैं इंक से बदल के बताता हूँ, ये आपने निकाला था x की वैल्यू 3 माइनस 2y, यहाँ पे y को पुट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2 इंटू 19/29। तो ये हो गया बेटा आपका 3 माइनस 38/29। अब इसको भी अगर आप करोगे, 29 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, देखो यहाँ पे भी एक चीज़ का 29 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो देखो अगर 30 को 3 से करते 90 हो जाता, तो 3 और कम कर दो तो 87 आपका यहाँ हो गया। तो 87 माइनस 38/29। अब इसको जब आप घटाओगे, अगर आप 88 में से 38 घटाते तो आपका 50 बच के आता, तो यहाँ आपका बच गया 49, क्योंकि एक और कम है बेटा वो बाई 29। तो आपका x भी आ गया, y भी आ गया। इस मेथड को ही बेटा हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का ही मतलब देखो क्या हुआ कि पहले आपको देखो स्टेप सीखिए,
सबसे पहले आप किसी भी एक वेरिएबल को पूरे दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लिख दो, फिर उसकी वैल्यू को उठा के सब्सटीट्यूट कर दो किसी दूसरी इक्वेशन में, ठीक है। वहां से आपकी एक, क्योंकि पूरी ही इक्वेशन सिंगल वेरिएबल की हो जाएगी फिर, ठीक है। वो आपको आता है कि सिंगल वेरिएबल सोल्व कैसे करना है, वो आते ही फिर जो आपने सब्सटीट्यूट किया था उसमें उसको पुट कर दीजिए, ठीक है। होप आपको ये समझ आ गया होगा। सेकंड देखिए, हम सीखना चाहते हैं कि एलिमिनेशन वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में आप देखिए कैसे मैं आपको बता सकता हूँ। देखो, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा हुआ है कि इनकम है, एक्सपेंडिचर है और सेविंग दे रखी है किसी की, ठीक है। तो मैंने आपको सपोज करिए एक चीज़ बोली कि आपकी राहुल और अरुण, मैं दो नाम ले लेता हूँ, कि राहुल और अरुण की जो इनकम का रेशो है वो 9:7 है, और उनके एक्सपेंडिचर का रेशो है 4:3, और वो दोनों ही मिलके सेव करते हैं, दोनों ही अलग अलग, मतलब 2,000 रुपया मंथ का सेव कर लेते हैं। तो आप मुझे बताइए दोनों की सैलरी कितनी थी। ऐसी क्वेश्चन आपके सामने। वैसे तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ये कि एलिमिनेशन वाला जो मेथड, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को मैं एक शॉर्टकट आपको बता दूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं उस चीज़ को, उससे भी हम लोग डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं इस चीज़ को। अगर मुझे देखो डायरेक्ट सोल्व करना होता तो मैं इसको तुरंत लिख देता, 9×3 = 27, 7×4 = 28, ऐसे कर लेता तो 1 यूनिट बच गया, और यहाँ से मेरा 2000 निकल के आता, और 2000 को मैं ऊपर अगर लग देता तो 18,000 और 14,000 मेरा आंसर निकल के आ जाता। तो आप भी इतनी जल्दी कर सकते हैं, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। अभी आप पहले एलिमिनेशन वाला मेथड सीख लीजिए कि एलिमिनेशन मेरा कैसे होता है। सपोज करिए मैं इक्वेशन बनाने जाता हूँ, मैंने बोल दिया कि इनकम को मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सपेंडिचर को मैं वाई से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक। तो मेरा इनकम की रेशो क्या होगी, आपको होगी 9x होगी सर, उसकी 7x होगी। ये है बेटा राहुल, ये है अरुण, ठीक है। इनके एक्सपेंडिचर की रेशो, इसकी 4y हो गया एक्सपेंडिचर, इसका 3y हो गया। तो अब देखिए, अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा दूं तो सेविंग निकल के आ जाएगी, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी क्या बनी, 7x - 3y = 2000। क्या ये चीज़ मैंने बिल्कुल सही लिखी है, बताइए, क्या ये चीज़ मैंने बिल्कुल सही लिखी है? तो सही लिखिए सर। कैसे? इनकम में से एक्सपेंडिचर को जब भी घटाएंगे तो सेविंग बच के आ जाएगा। तो अब देखिए एलिमिनेशन क्या कहता है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। या तो एलिमिनेट कर दो एक्स वेरिएबल को, या एलिमिनेट कर दो वाई वेरिएबल को। तो वाई मुझे छोटा दिख रहा है तो बेटा मैं क्या करूँगा, देखो मैं दूसरे से दिखाता हूँ। यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो दोनों का एलसीएम क्या हो गया, 12 हो गया। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस पूरी को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, 27x - 12y = 6000। ये बनेगी 28x - 12y = 8000। तो इसको मैं थर्ड इक्वेशन बोल दूँ, इसको फोर्थ इक्वेशन बोल दूँ। तो देखिए अगर मैं फोर्थ में से थर्ड वाली को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे वाई वेरिएबल हट जाएगा। हटने का ही मतलब तो हो गया ना एलिमिनेशन बेटा। तो जब मैंने इसको फोर्थ में से माइनस किया थर्ड को, तो मेरे पास निकल के आया x = 2000, ठीक है। x की वैल्यू 2000 निकल, क्यों, क्योंकि y मेरा कैंसिल हो गया, 8000 में से 6000 गया 2000, 28x में से 27x चला जाएगा तो मेरा बचेगा x, ठीक है। अब इस x को आप पुट कर दीजिए किसी भी एक में, या तो आप इसमें पुट कर लो या आप इसमें पुट कर लो। अगर सपोज करो आपने इसमें पुट किया तो 9 × 2000 - 4y = 2000। तो देखो 18 ये होगा, 2 ये होगा, तो ये टोटल 20,000 बना देगा आपका, = 4y। तो y की वैल्यू आपकी क्या निकल के आएगी, आप कहोगे सर ये 5,000 आ जाएगी। अब इससे आप बेटा देखो कुछ भी निकाल सकते हो। x आपका 2,000 आ गया, मतलब कि राहुल जो है 18,000 है कमा रहा है, और अरुण बेटा 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 14,000 कमा रहा है। y की आपने निकाल ली, तो y से आप उनके एक्सपेंडिचर का भी रेशो निकाल सकते हो कि सर वो 20,000 वो खर्च कर रहा है और 15,000 वो खर्च कर रहा है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूँ। सपोज करिए आपके सामने लिखा हुआ x + 2y = 5। यहाँ मैंने आपके सामने लिख दिया 2x + 3y = 8, ठीक है। आप कहोगे सर मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो क्या करो बेटा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये बन गया 2x + 4y = 10। सेकंड क्या थी, 2x + 3y = 8। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो x से आपका x कैंसिल हो गया,
यहाँ बचेगा y, यहाँ बचेगा 2, तो y की वैल्यू 2 आ गई। अब किसी में भी पुट कर दो, मान लो मैंने इसमें पुट कर दी, तो निकल के आया 2x प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 में से 6 चला जाएगा तो बचेगा 2, x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, ये होता है आपका एलिमिनेशन। सब्सटीट्यूशन में क्या करते हैं, एक वेरिएबल को दूसरे की फॉर्म में लिख लिया, उस वेरिएबल को पुट कर दो, ऊपर जाके सब्सटीट्यूट कर दिया। एलिमिनेशन में करते हैं कि या तो x को एलिमिनेट करवा दो या y को एलिमिनेट करवा दो, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। थर्ड मेथड बेटा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो आप मुझे बता दीजिएगा कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख देना, तो मैं आपके लिए एक अलग से शॉर्ट वीडियोस की बना दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो चैप्टर है उसमें, हाँ ये जो चीज़ है ना बेटा, आपकी केवी के सिलेबस में डिफाइंड नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में ये चीज़ गिवन थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ले लिया है। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन सिलेबस जो है केवी ने डिफाइन किया था उसमें ये टॉपिक उसने दे नहीं रखा कि हम इक्वेशन को रिड्यूसिबल भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है कि आपको आना चाहिए, हो सकता है कि इससे भी क्वेश्चन उठ के आ जाए, तो आपको ये ना लगे कि एकदम से नई इक्वेशन मेरे सामने निकल के आ गई। ठीक है देखिए कैसा आ जाता है, मान लो सोल्व करना है आपको इस इक्वेशन को, तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1/x, इसको लिख सकता हूँ बेटा 3 इंटू में 1/y इज इक्वल टू 13, ये 5 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू 1/y इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब सर मुझे x और y वाली तो आती थी, ये 1/x 1/y आ गया, अब ये कैसे करूँ, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आराम से आप सोचो, इसको आप क्या कर लो, 1/x को आप कंसीडर कर लो p, 1/y को आप कंसीडर कर लो q। तो देखिए आपकी इक्वेशन वैसी ही बन जाएगी, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 30, 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। ये तो अब सर मुझे सॉल्व करनी आती है, कैसे सॉल्व, या तो सर मैं सब्सटीट्यूशन से कर सकता हूँ या मैं एलिमिनेशन से कर सकता हूँ। तो देखिए बेटा एलिमिनेट करवा देते हैं इसको। देखो यहाँ पे अगर लिख दे, क्या लिखा हुआ था वो, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। ठीक है, और दूसरी क्या थी, 5p माइनस 4q, 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। सॉरी बेटा। अब देखिए इसमें आप एक चीज़ बताइएगा कि एलिमिनेट किसको कराएंगे, तो मान लो कि मैं एलिमिनेट कराना चाहता हूँ क्यू को, क्योंकि मेरे को प्लस और माइनस अलग से दिख रहा है, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, इसको कर दिया 3 से, तो अब बन जाएगा मेरे पास 8p प्लस 12q इज इक्वल टू 52, ये बन जाएगा 15p माइनस 12q इज इक्वल टू -6। ऐड कर दो इनको तो ये कैंसिल हो गया, तो 15 और 8 कितना बन जाएगा बेटा, ये 23 बन जाएगा मेरा, 52 में से 6 गया तो 46, p की वैल्यू निकल के आ गई 2। ठीक है, अब p की वैल्यू को ऊपर पुट कर दो, तो 2 इंटू 2 प्लस 3q इज इक्वल टू 13, तो 3q की वैल्यू 13 में से 4 चले जाएंगे तो 9, q की वैल्यू आ गई बेटा मेरी निकल के 3। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ गया, p और q निकल के आ गया। तो देखिए बेटा यहाँ से हमारा p जो है निकल के आ गया और q मेरा निकल के आ गया। तो अब एक चीज़ अगर मैं देखें तो p की वैल्यू जो है हमारा 2 आया, तो p को हमने क्या माना था, p को हमने सर माना था 1/x, तो 1/x की वैल्यू बेटा 2 आई, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। q हमने माना था 1/y, इसकी वैल्यू 3 आई है, तो 1 जो y हो जाएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो कभी भी आपको p और q में अलग से नहीं छोड़ना, देखो x और y आपका अलग अलग निकल के यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये है रिड्यूसिबल फॉर्म, तो ये आपको आनी चाहिए, अलग से मैंने करा दिया है, केवी के सिलेबस में डिफाइन नहीं था, लेकिन आपको आनी चाहिए। ठीक है, फिर है हमारा लास्ट जो टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, चैप्टर में, तो वो दिया हुआ है कि सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स, कि सिचुएशंस दे रखी हूँ आपके सामने, उससे आपको इक्वेशन बनानी है, फिर आपको करना है। देखिए पहली चीज़, जैसे जैसे सिलेबस हमारा कंप्लीट होगा बेटा, हम प्रैक्टिस भी करेंगे, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को मैं आपसे इक्वेशन बना के नहीं बताऊंगा, मैं आपको ऐसे करवा दूंगा कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, डायरेक्ट आप आंसर लगा देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो हम इक्वेशन के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, मेन चीज़ हमारा यहाँ इक्वेशन बनाना कैसे है वो भी सीखेंगे। देखिए आपके सामने दिया हुआ है कि अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। लास्ट चैप्टर में जब हमारा लास्ट क्वेश्चन वाली जो वीडियोस कराई थी हमने, उसमें भी डिस्कस किया था कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होता है। एक बार मैं फिर आपको एक रफ आइडिया देता हूँ। जब पानी मान लेते हैं इधर बह रहा है मेरे पास, तो मेरे पास एक बोट है, वो बोट अगर पानी के साथ साथ बहती जा रही है तो वो है बेटा डाउनस्ट्रीम, और वो पानी इधर बह रहा है और बोट इधर उल्टी चला रहे हैं हम लोग डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। ठीक है,
तो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 10 घंटे में, ठीक है। और 13 घंटे में वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा सकती है, 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा सकती है। तो डिटरमाइन करिए आप स्पीड ऑफ स्ट्रीम को और बोट की स्पीड को। देखिए जो हमने लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, अब आप सपोज करिए मैंने ये बना दिया कि ये मेरा जो है पानी है, ठीक है। इस डायरेक्शन में मेरा इधर राइट तरफ में मेरा बह रहा है, ठीक है। इसकी स्पीड मैंने y मान ली, y किलोमीटर पर आवर। ये मेरी बोट है, ये इधर अगर चली तो ये है x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकती है। तो मेरी डाउन स्ट्रीम की बेटा स्पीड कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर x प्लस वाई हो जाएगी। अपस्ट्रीम के केस में स्पीड कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर x माइनस वाई हो जाएगी। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब धारा की दिशा में बहती हुई जा रही है तो ऑटोमेटिक उसकी स्पीड बढ़ जाएगी ना, तो वहाँ पे x प्लस वाई होगी मेरी स्पीड। अब जब उसको अपोजिट डायरेक्शन में जब जाएगी तो उसकी स्पीड बेटा x माइनस वाई हो जाएगी, ठीक है। अब इसने बोला कि 30 किलोमीटर। अब देखो एक कंसेप्ट और आपको आता होगा बेटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपको आता है। अब उसने हमें टोटल टाइम दिया हुआ है। अब देखो टाइम को क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो टाइम होता है सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया। तो देखो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो उसने बोला कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ठीक है। मैंने यू और डी से लिख दिया। वो गया है 10 घंटे में, ठीक है, 10 आवर्स। अगर आप इससे एक इक्वेशन बनाने जाओ तो आप कहोगे सर 30 डिस्टेंस हो गया अपॉन स्पीड क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर अपस्ट्रीम के केस में x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई। ये भी टाइम दे रहा है मुझे, स्पीड अपॉन वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम दे रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम दे रहा है। दोनों टाइम मिला के सर मेरा बन रहा है 10 आवर्स, 10 घंटे। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन होगी बेटा। कैसी इक्वेशन होगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन देखो क्या कह रहा है, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो आप कहोगे 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो 40 के नीचे x माइनस वाई लिख दोगे, 55 के नीचे x प्लस वाई लिख दोगे, और इसको लग रहा है टाइम टोटल कितना 13 घंटे। तो यहाँ आपने 13 लिख दिया। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि आप मुझे बताओ कि x और y की वैल्यूज बताओ। अभी आप देखिए हमने एक इररेड्यूसिबल फॉर्म वाला कंसेप्ट देखा था। तो इररेड्यूसिबल फॉर्म वाले कंसेप्ट में हमने क्या देखा था बेटा, कि हम 1/x को ही p मान लेते थे। क्या मान लेते थे, 1/x को हम लोग p मान लेते थे। तो क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, 1 मिनट के लिए आप पॉज लीजिएगा, इस वीडियो को आप यहीं पे पॉज कर देना। आप बताइए क्या आप 1/x माइनस वाई को p और 1/x प्लस वाई को q लिख के इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं? अब कर सकते हैं, इसको आप ध्यान से एक बार देख लीजिए, बताइए मुझे कर सकते हैं, बताइए। अभी इसको पॉज कर लीजिए और आपको बताना है अभी, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप इररिड्यूसिबल फॉर्म सच में समझे भी हैं कि नहीं समझे हैं बेटा, ठीक। हाँ तो देखो अभी मैंने आपसे जस्ट पूछा कि x माइनस वाई को मैं p और x प्लस वाई को मैं q लिख के बेटा कर सकता हूँ। तो अब तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। मैंने जो आपको इररिड्यूसिबल फॉर्म पढ़ाई भी है वो इसलिए भी पढ़ाई कि ऐसे क्वेश्चन आपके जो सिचुएशनल प्रॉब्लम जो होती हैं वो भी आपकी क्लियर हो जाए। तो देखिए हमारे सामने क्या बन गया, हमारे सामने ये दो चीज़ें बन गई। मैं आपको अब मैं देखो 1/x माइनस वाई को अगर p लिख दूँ और 1/x प्लस वाई को मैं q लिख दूँ, तो देखिए मेरी इक्वेशन कितनी सरल हो जाएगी। ये हो जाएगी 30p प्लस 44q इज इक्वल टू 10, ठीक है। और ये हो जाएगी मेरी 40p प्लस 55q इज इक्वल टू 13। ईजी हो गया। अब इसको क्या कर सकता हूँ, एलिमिनेशन से कर सकता हूँ, कर सकते हो सर, बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर इसको देखिए अगले पेज इसी पे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मैं 4 से कर दूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगी मेरी, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये बन जाएगी मेरी 120p प्लस इसको अगर 4 से करोगे तो 40 को 4 से किया तो 160 और 4 को फिर 16 से किया तो 176 टाइम्स क्यू आ जाएगा आपका इज इक्वल टू 40। यहाँ करेंगे तो आप 120p आ जाएगा प्लस में अब 55 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो देखिए 50 को 3 से करोगे तो आपका 150 आया, 5 को 3 से आप करोगे तो 15 आया, तो आपका कितना बन जाएगा 165 यहाँ बन जाएगा इज इक्वल टू 39। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए अगर
तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ आपका कितना बचा, आप कहोगे सर मेरा 11 क्यू बच गया, इज इक्वल टू यहाँ मेरा 1 बचा, क्यू की वैल्यू निकल के आ गई 1/11। क्यू की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई, 1/11 आ गई सर। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अगर इस इक्वेशन में क्यू पुट कर दो आप तो क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर 30p प्लस में 44 क्यू दिया हुआ था उसको 1/11 पुट कर दिया, इज इक्वल टू क्या बना था, 10 बना था, 10। ठीक है, ये आपने कर दिया 10, तो 11 को यहाँ से कैंसिल किया, 4 पे आ गया, तो 30p की वैल्यू 10 में से 4 जाएंगे 6, p की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/5। अब देखिए p की वैल्यू क्या थी, 1/x-5, ये है 1/5। ठीक, और 1/x प्लस वाई जो q की वैल्यू है वो है 1/11। तो यहाँ से आ गया x माइनस वाई की वैल्यू है 5 और x प्लस वाई की वैल्यू है 11। तो क्या आप x नहीं निकाल सकते, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 16, x की वैल्यू हो जाएगी 8। अब x की वैल्यू पुट कर दो किसी में भी, तो x की वैल्यू अगर आप 8 पुट करोगे तो y की वैल्यू आपकी 3 निकल के आ जाएगी। तो ये देखिए आपकी बोट की भी स्पीड आ गई, आपकी उसकी भी स्पीड आ गई। ठीक है। अगर कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत कुछ गलत हो गया हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, हो सकता है कुछ गलती हो गई हो कैलकुलेशन में, लेकिन कंसेप्ट जो है मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर बोट वगैरह वाला ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाता है तो हम इस कंसेप्ट से जा सकते हैं। हमें इररेड्यूसिबल फॉर्म का जो कंसेप्ट है बेटा वो हमें समझना चाहिए, वो मैंने आपको समझाया। यहाँ पे हमारा जो टोटल 4th नंबर का चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसके बेटा कंप्लीट कंसेप्ट हो गए हैं। एक बार देखिए रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा कि पेयर क्या होता है, ठीक। फिर हमने उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखी। हमने सीखा था 2 लाइनों के 3 केस पॉसिबल हो सकते हैं, पहला कि वो इंटरसेक्ट कर रही हो, दूसरा वो कोइंसाइड कर रही हो, तीसरा वो पैरेलल हो। इंटरसेक्ट करेगी तो बेटा आपका क्या आएगा, 1 सॉल्यूशन आएगा, पैरेलल होंगी तो नो सॉल्यूशन आएगा, कोइंसाइड करेगी तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आपके सामने निकल के आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमने इररेड्यूसिबल फॉर्म का कंसेप्ट देखा। फिर हमने सॉल्यूशन देखे कि सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, एलिमिनेशन से कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ हमारा जो है बेटा कंसेप्ट जो कंप्लीट हो गया। कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता दीजिएगा। ठीक है, कल से हमारी इसके ऊपर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।